मैं एक हिस्ट्री चैप्टर को हाईलाइट करना चाहूँगा जहाँ मेरे मुताबिक, और ये मैं आपको मिलने के बाद नहीं कह रहा, ये मैं जितने भी जो रोगन के पॉडकास्ट है हिस्ट्री को लेकर, जितनी भी हिस्ट्री की पढ़ाई करी है मैंने ज़िंदगी में, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर कह रहा हूँ कि स्पेशली ये जो थियोरी हमें बताई जाती है कि 4 मेन सिविलाइजेशन होते थे, इंडस वैली, चाइनीज़, इजिप्शियन, मेसोपोटामियन, हमें बताया गया कि इंसानियत वहाँ से शुरू हुई थी। उसके पहले हम सब केवमैन थे, हम जंगली थे वगैरह। ये एक वाइडली ब्रोकन थियरी मानी जा रही है आजकल, नीलेश ओक सर की वजह से, रूपा भाटी मैम की वजह से, ग्रैहम हैनकॉक की वजह से, रैंडल कार्लसन की वजह से, पर्सी फॉसेट, अब जान पर्सी, नहीं नाम सुना नहीं है। पर्सी फॉसेट एक एक्चुअली वो भी यही मानते थे कि दिस वाज नॉट द स्टार्ट ऑफ हिस्ट्री। अच्छा, जो हिस्ट्री हम मानते हैं ये एक्चुअली एक बहुत मॉडर्न पास्ट Concept, की हाँ, झलक है। हाँ, एक्चुअल ह्यूमन हिस्ट्री स्ट्रेचेस बैक टू 1 लाख 2 लाख ईयर्स। ग्रेट। तो पर्सी फॉसेट अमेज़न रेन फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करते थे, अच्छा, और आई थिंक वहाँ गुम गए। ही वाज नॉट फाउंड आफ्टर वन ऑफ हिज एक्सप्लोरेशंस। इन सेइंग ऑल दैट आई फील कि भारत में ये पर्सी फॉसेट स्टाइल कल्चर आप जैसे लोगों की वजह से आ रहा है। हम खुद के इतिहास को अभी और करीबी से जान रहे हैं। एंड इन सेइंग दैट सर लेट्स डीप डाइव अ लिटिल बिट बाय फर्स्ट एक्सप्लेनिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। स्कूल में हमें ये सिखाया जाता है कि 2500 BC के आसपास, यानी कि कुछ 4500 साल पहले भारत की शुरुआत हुई थी। ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सरस्वती सभ्यता हम कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि ये जो बताया जाता है वो भी एक्चुअली पूर्ण ट्रूथ नहीं है जी। मीन्स पहले तो कॉग्निटिव डिसोनेंस उसमें भी बहुत कुछ है। एग्जाम्पल इसलिए बता दूं कि ये 2500 जो बताते हैं वो करेक्ट है। मोहनजोदड़ो का जो डेटिंग है वो 2600 BC जनरली मेन स्ट्रीम आ जाता है। हड़प्पा का 1800 BC तक लाइक मैच्योर IVC जो कहते हैं वो 1800 BC। बहुत बार होता क्या है उसमें ही लोग रुकते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी पहले बता दे, पहले ये टर्म ही रॉन्ग है। ये टर्म इसलिए रॉन्ग है कि जब पश्चिमात्य यूरोपियन लोग जब आर्कियोलॉजी का उन्होंने फील्ड निकाला तो उनका क्या होता है, जिस जगह वो एक्सकैवेशन करेंगे उस जगह का जो कुछ नाम होगा, समझ लो मुंबई के आसपास कर रहे हैं तो वो निकालेंगे ना तो उसको कहेंगे मुंबई सिविलाइजेशन। कुछ पॉट स्पैन्स मिल गए तो मुंबई सिविलाइजेशन। फिर समझ लो कहाँ कल्याण के आसपास करे तो कल्याण सिविलाइजेशन। न जिसको ब्रॉडर आउटलुक है उसको समझता है भाई मुंबई और कल्याण सिविलाइजेशन एक ही है, लेकिन उनके समझ में नहीं आता, इसलिए भी कन्फ्यूजन हुआ है। तो पहले मोहनजोदड़ो हड़प्पा ये जगह से प्रारंभ हुआ करके उन्होंने उसको सिंधु सिविलाइजेशन कह दिया। लेकिन सिंधु सिविलाइजेशन का जो समय जो उनके डेफिनेशन से मैं कह रहा हूँ वो भी 9000 साल पहले तक जाता है। एग्जाम्पल मेहरगढ़ करके जो जगह बलूचिस्तान में है जो सिंधु सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में आता है, सब सिमिलरिटी है, उसका डेटिंग है 7000 BC की, जहाँ एग्रीकल्चरल स्टोरेज के सबको आपको जो साक्ष्य है जो एविडेंस है वो मिलते हैं। तो सिंधु सिविलाइजेशन IVC सिविलाइजेशन भी मैं कहूँगा कि हम ये कहना नहीं चाहिए कि वो 2500 BC 1800 BC है, वो मैच्योर फेज़ है। मैच्योर फेज भी उनका डेफिनेशन है। मेहरगढ़ में कोई इमेच्योर नहीं है, मेहरगढ़ भी एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड है। उसका समय आता है 7000 BC से लेके समझ लो 2000 BC। तो अप्रॉक्सीमेटली 5000 वर्ष का जो समय है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर हमें ये समझना चाहिए, लोग पूछते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का भारतीय संस्कृति के साथ क्या संबंध है। मैं बोलता ये क्वेश्चन भी एकदम चाइल्डिश है, बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका ही अर्थ है भारतीय सिविलाइजेशन। भारतीय सिविलाइजेशन के एक जियोग्राफिकल लोकेशन में जो एक्सकैवेशन हुए उसका जो हमें अभी जो कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कह रहे हैं। बाद में सरस्वती, अभी तो सरस्वती का जो पाथ है ना उसके यहाँ बहुत सारे जगह है, जितने सिंधु नदी के आसपास जितने आर्कियोलॉजिकल साइट्स नहीं है उससे भी ज़्यादा जो सरस्वती की नष्ट हुई सरस्वती का जो पेलियो चैनल कहते हैं पुराना पाथ, उसमें और ज़्यादा मिल रहे हैं। तो इसलिए अभी उस नाम चेंज करके SSVC आपने सुना है, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती वैली सिविलाइजेशन। ओके। सरस्वती नदी की ज्योग्राफी कहाँ थी बेसिक? अच्छा प्रश्न। तो हम शॉर्ट में करते हैं, बहुत पीछे हम चले जाएंगे तो कितना पुराना हमें जाना है हमें ही पता नहीं, क्योंकि और रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि आपने नाम सुना होगा, वह बहुत ही सरस्वती का अभ्यास करने वाले पद्मश्री हरिभाऊ वाकणकर,
हाँ, जो मध्य प्रदेश में हुए, और कुछ किसी की मदद न लेके खुद के मित्रों के साथ उन्होंने गुजरात से प्रारंभ करके पूरा डेजर्ट में, राजस्थान का डेजर्ट, फिर हरियाणा करके यमुना नगर, उत्तराखंड तक उन्होंने अभ्यास किया। ये कब की बात है, समझ लो वो 70 साल पहले की बात है। और उसके बाद उनके बहुत सारे विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, उनके साथियों ने बहुत सारे पेपर्स पब्लिश किए, जैसे कि घोष करके उनका 1979-69 का पेपर है, तो उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ। और उन्होंने जो पब्लिश किया है उसका लास्ट 35-40 ईयर्स में 200 से ज़्यादा पेपर्स है, और वो पेपर उनको अनुमोदन ही दे रहे हैं, बेसिकली कोरोबोरेटिंग। तो उसका संक्षिप्त में समरी ऐसा है कि बहुत पहले से, प्राचीन समय से हमारे यहाँ सरस्वती बह रही थी। वो कितना हमें पता नहीं, लेकिन वो कहाँ बह रही थी कि आज जहाँ जयपुर है, अजमेर है, वहाँ से स्ट्रेट नीचे लाके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सॉरी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ रहे नीचे सरस्वती, समझ लो जयपुर अजमेर से, और आगे आके गुजरात के एरिया में जहाँ भी लूनी नदी करके है, वहाँ से आके नॉर्थ गुजरात में आएगी और आगे समुद्र को मिलती थी। एग्जैक्टली आपको टाइम स्टैम्प लेके जाता हूँ। ये आर्कियोलॉजिस्ट को भी समझना चाहिए, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट तो ये लास्ट 5000 साल में अटक के पड़े हुए, उनका इतने तक दूरदृष्टि जाती नहीं, उनका कॉग्निटिव डिसोनेंस होके बैठा है। जेम्स ब्लिंकहॉर्न, इनका नेचर के पेपर में जो संशोधन है वो 5 साल पहले का है, 2020 का पेपर है। तो उन्होंने क्या दिखाया कि जयपुर अजमेर जो कोई जगह में जाती थी, यहाँ हमें डिग करना पड़ेगा कितनी पुरानी, लेकिन हमें ये पता है कि वहाँ से शिफ्ट होके बीकानेर के आसपास सरस्वती बहने लगी 1,72,000 साल पहले, 172,000 ईयर्स अगो। हाँ, ये पूरी साक्ष्य है, पेपर से नेचर में। तो वहाँ जो सरस्वती बह रही थी बहुत ही बड़ा पात्र था। तब से 1,72,000 साल से लेके 70,000 साल तक इसका जो बीच में का पीरियड है, अबाउट 100,000 ईयर्स का, वो बीकानेर से ही बह रही थी। फिर कुछ जियोलॉजिकल कुछ चेंजेस होते रहते, अर्थक्वेक जैसे, और जो भारतीय जो कॉन्टिनेंट है ना, सब कॉन्टिनेंट, वो अफ्रीका से आ गया टेक्टोनिक मूवमेंट से, और वो हिमालय तो इसलिए फॉर्म हुआ ना, एशिया के साथ टक्कर होने के कारण, तो थोड़ा मूव होते रहता है वो, उसके कारण बदल होते। तो 70,000 साल पहले, ये भी हमारे पास जितने चाहिए उतने साक्ष्य एविडेंस है, जैसे कि गुप्ता और सिंह IIT कानपुर का 2017 का नेचर कम्युनिकेशंस का पेपर। तो बीकानेर से 1,70,000 से लेके 70,000 साल तक मूव रहे, उधर से और शिफ्ट हो गई, और जहाँ अब अभी जैसा हम कहेंगे पंजाब और राजस्थान की बॉर्डर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, कलीबंगा, ये जो एरिया है, वहाँ से सरस्वती बहने लगी। तो और नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट हो रही है, जयपुर से बीकानेर, बीकानेर से कलीबंगा, और 70,000 साल से लेके अभी तक समझ लो 5,000 साल तक, जब तक सरस्वती नष्ट नहीं हुई तब तक सरस्वती वहाँ से बह रही थी। ये सरस्वती का इन शॉर्ट 2 लाख साल का हिस्ट्री है। ओके, हमने सरस्वती नदी की बातें क्यों करी रामायण पॉडकास्ट के शुरुआत में? हाँ, क्योंकि उसका संबंध रामायण के साथ है, उसका संबंध महाभारत के साथ है, उसका संबंध ऋग्वेद के साथ है। यानी कि इन समरी आपको भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म ये समझना है तो ऋग्वेद समझना पड़ेगा, रामायण समझना पड़ेगा, महाभारत समझना पड़ेगा, और ये तीनों में सरस्वती के वर्णन आते हैं। सरस्वती के बिना आप ये भारत का इतिहास समझ ही नहीं सकते, इसलिए हम बात कर रहे हैं। ओके, अभी फिर से आपको रुकाना पड़ेगा हल्के से, जस्ट टू गिव कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? ये मैं थोड़ा ग्लोबल हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट भी दे रहा हूँ। आज के ज़माने में पॉडकास्टिंग कल्चर की वजह से, ग्लोबल पॉडकास्टिंग कल्चर की वजह से एक जंग की शुरुआत हो चुकी है रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट के बीच। और ये सिर्फ भारत के लिए सच नहीं है, ये दुनिया के लिए सच है। क्योंकि जब कोई आर्कियोलॉजी की डिग्री करता है, इट्स ग्रेट, आई थिंक कि उनकी इंटेंशन भी सही होती है विथ रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री। वो भी हिस्ट्री को ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट उन्हें एक मेथडोलॉजी सिखाई जाती है, यानी कि एक तकनीक सिखाया जाता है टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, जहाँ वो कहते हैं कि वी बिलीव इन डिगिंग, फाइंडिंग थिंग्स एंड ओनली अलाउइंग द एविडेंस टू प्रूव नैरेटिव्स। यानी कि अगर एक कहानी को और करीबी से जानना है तो पहले उसके पीछे का सबूत ढूंढना पड़ेगा, और अगर सबूत मिला तो फिर वो कहानी सच है, ऐसे वो मानेंगे, और जब तक सबूत ना मिला वो कहानी झूठ है। ठीक है? अभी इस पूरे मेथडोलॉजी में, इस पूरे तकनीक में 2 मेन प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम ये है कि आप पूरी दुनिया को खोद नहीं सकते। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ज़मीन के नीचे
अगर कोई चीज़ बेरीड होती है, पत्थर के अलावा हर चीज़ कुछ 3000-4000 सालों में नष्ट हो जाती है। तो हमें पता भी नहीं कि हमारे इतिहास में कैसी कैसी सीक्रेट्स छिपी हुई है, ठीक है। सो देयर इज़ अ लिमिट टू हाउ मच यू कैन लर्न अबाउट हिस्ट्री बाय दिस टेक्निक। बट आर्कियोलॉजिस्ट ने अपने पूरे करियर में इसी तकनीक को फॉलो करा। तो मैं जानता हूँ कि बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट जो ये वाला पॉडकास्ट भी सुनेंगे बहुत नाराज़ हो जाएंगे, एंड आप ग्रैम हैनकॉक, रूपा भाटी जैसे रिसर्चर्स के साथ बहुत झगड़े होते हैं ऑनलाइन, एंड पर्सनली द पॉडकास्टिंग वर्ल्ड इज ऑन द साइड ऑफ द रिसर्चर्स मोर ओ। मैंने दुनिया का एक भी ऐसा पॉडकास्ट नहीं सुना है जो एक्चुअली आर्कियोलॉजिस्ट की बात सुना, और हम लोग न्यूट्रल्स है ऑनेस्टली। नहीं, मैं भी न्यूट्रल हूँ। आर्कियोलॉजिस्ट कौन सी बात अच्छी करते हैं मैं बताता हूँ, जी और वो रॉयल डिजास्टर्स कहाँ है वो भी मैं बताता हूँ। जी। तो पहले उनको आर्कियोलॉजिस्ट को हम क्रेडिट देना जो देना चाहिए वो देते हैं, कि जो डिगिंग करना कोई इजी बात नहीं है। तो वो डिगिंग करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, एकदम पेशेंटली करना पड़ता है, क्लीनिंग करना पड़ता है, वो बहुत अच्छा कठिन काम है। उसके लिए एक स्किल लगता है जो मैं कहूँगा मुझे आता भी नहीं, तो वो करते हैं। उसके बाद वो जो कोई ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं उसका एक तो लेयरिंग के कारण, जो लेयर्स के कारण डेटिंग कर सकते हैं, या फिर कोई ऑर्गेनिक मैटर मिल गया तो उसका कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन से डेटिंग कर सकते हैं। कभी ऑर्गेनिक मैटर नहीं भी है तो जो स्टोन्स वगैरह छुपे हुए रहते हैं ना मिट्टी के नीचे, तो उसका उपयोग करके थर्मोल्यूमिनेसेंस ऐसे बहुत सारे टेक्निक है। और एक टेक्निक है कि पीबी लेड, ऐसा कहते हैं कि यूरेनियम और लेड। कभी कभी आर्कियोलॉजिस्ट को भी टेक्निक पता नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूँ उनके लिए। तो यूरेनियम लेड का क्रिस्टल्स, उसका उपयोग करके भी हम पीछे जा सकते हैं कितना, ये सब बहुत अच्छा काम करते हैं। बाद में जो तीसरा जो स्टेज है कि ये जो उन्होंने एविडेंस ढूंढ के निकाला उसका उपयोग इतिहास के लिए करना। यहाँ मैं पहले भी कहा है, आपके शो भी कहा है और भी शो पे कहता हूँ मैं कि वो रॉयल डिजास्टर है, और कोई शब्द नहीं है मेरे पास, एंड आई एम बीइंग वेरी यूफेमिस्टिक। मैं एकदम नम्रता से ज़्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ उनको। जैसे कि अभी एक स्पेसिफिक मैं रेफरेंस लेता हूँ, और आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे थे के मोहम्मद जी को। तो एग्जैक्टली वो प्रश्न, और मैं आपको टाइमिंग स्टैम्प बताता हूँ आपका, इसका 1 hour 32 minutes आपका जो उनके साथ जो हुआ था वीडियो। तो वहाँ महाभारत की बात आ गई। तो उन्होंने ऐसा कहा कि महाभारत का जो एसआर, पहले पूछा कि क्या एविडेंस क्या है द्वारका का, द्वारके की बात आपने की। तो उन्होंने कहा कि मैंने नहीं किया, लेकिन एसआर राव ने जो रिसर्च किया उनके अनुसार 1400-1500 बीसी के आसपास कृष्ण की द्वारका थी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये क्या है, के मोहम्मद जी का हो या एसआर राव का हो, दोनों का सिंपल जो इन्फॉर्मेशन बता रहे वो भी करेक्ट नहीं है। एसआर राव का पूरा स्टडी मैंने किया है उनके संशोधन का। तो एसआर राव जी ने क्या किया, अभी जहाँ बेट द्वारका है ना, वहाँ कुछ ढूंढा और उसका डेटिंग किया। अभी आप गुजरात में पूरा कोस्ट ढूंढ सकते हो, आपको ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, उसके अलग अलग डेट्स आएंगे। कोई ऑब्जेक्ट मिला, उसका डेटिंग हुआ, इमीडिएटली वहाँ से जंप करना और कहना कि ये कृष्ण के बोट का ही एंकर था, उससे कोई और मूर्खता नहीं है, और ये आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। तो मैं बताता हूँ आपका कि अच्छा काम किया मैंने बोला। उनका कॉग्निटिव डिसोनेंस कहाँ है वो मैं बताता हूँ। उनका कॉग्निटिव डिसोनेंस यहाँ आता है दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट का। और मैं ये नहीं कहता कि आर्कियोलॉजिस्ट वर्सेस रिसर्चर ऐसी कोई फाइट है। एक्चुअली आर्कियोलॉजिस्ट के खुद के साथ ही फाइट है। उनको ये समझना पड़ेगा कि जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो उसका आगे संबंध लगाते हैं वो अच्छा नहीं करते, करेक्ट नहीं करते। उसका कारण ये है कि उनके पास विज्ञान बुद्धि का अभाव है। विज्ञान बुद्धि, जिसको साइंटिफिक एक्यूमेन कहते हैं। दूसरी जो बात है तर्कशास्त्र, और तीसरी तंत्र युक्ति, यानी कि एम्पिरिसिज्म में भी आपको समझना चाहिए। जैसा आपने कहा कि वो उसका डेटा निकालते हैं और फिर कुछ वक्तव्य करते हैं। आपने क्या कहा कि कोई बात का उनको डेटा नहीं मिला तो वो हुआ नहीं, ऐसे बात करते हैं। ये कहाँ का प्रॉब्लम है पता है आपको? ये विज्ञान बुद्धि का प्रॉब्लम है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म। ओके, उसमें बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं। जैसे कि आपने रिचर्ड डॉकिंस नाम सुना है, जो बायोलॉजी में, जेनेटिक्स में ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर, अभी रिटायर्ड हो गए। उनके बहुत सारे 10-15 बुक्स है उसके ऊपर, और बहुत अच्छा रिसर्च है। लेकिन अच्छा रिसर्च करने के बाद भी जब वो कंक्लूजन निकालते हैं तो बहुत बार वो फंस जाते हैं। और उसका कारण है उनका जो फिलॉसफी है ना, अंदर का कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात चल रही है, अंदर जो उनकी जो विचार की जो बैठक है ना, वो है लॉजिकल पॉजिटिविज्म। और विज्ञान लॉजिकल पॉजिटिविज्म के कारण आगे नहीं जाता। लॉजिकल पॉजिटिविज्म हमारे सिंपल भाषा में कि जब तक मुझे कुछ
पुरावा या साक्ष्य या एविडेंस या डेटा नहीं मिलता, तब तक मेरे लिए वो एग्जिस्ट में ही नई चीज़ है, उसको कहेंगे लॉजिकल पॉजिटिविज्म। बहुत बार हम सब बातों के लिए साक्ष्य नहीं मिलेगी, वो आपने कहा बहुत सारे एविडेंस नष्ट हो जाते हैं, ये उनके मन में आता ही नहीं। नसीम निकोलस तालेब बहुत अच्छे बात करते हैं कि ये हमारे आज के लोगों का, बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है कि जो बात हमें मिली नहीं वो नहीं है, ये एक तो वक्तव्य करते हैं, लेकिन उसके आगे जाके और एक मूर्खता करते हैं कि आज जो बात हमें मिली नहीं वो फिर कभी मिलेगी ही नहीं, ऐसा सोचते हैं। सो ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म का प्रॉब्लम है। लेकिन जो विज्ञान है, जो आज जिसको हम मॉडर्न विज्ञान कहते हैं या भारतीय दर्शन शास्त्र में जिसको न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन कहते हैं, इसमें जो प्रगति होती है ना, वो नेति नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस ऐसा करके होती है, जिसको मॉडर्न साइंस में फॉल्सिफिकेशन कहते हैं। कि दूसरे किसी ने किया हुआ सिद्धांत को हमने कहा, दिखा दिया कि ये डेफिनेटली करेक्ट नहीं है, तो हमारी प्रगति हो गई। थोड़ा सा लंबा आंसर हुआ? नहीं, इट्स फाइन।